सुना है कि पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है और सोने के कुछ ज़खायर हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने जा रहा है और माला माल होने वाला है। बात आपकी आधी ठीक है। पाकिस्तान से सोने और तांबे को एक्सपोर्ट करने के लिए एक अहम मुआहदा हुआ है। वो मुआहदा बेसिकली पोर्ट कासिम और पोर्ट कासिम का एक टर्मिनल है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, उसके दरमियान हुआ है। इससे पाकिस्तान की मईशत को यकसर बदलने नहीं वाली, लेकिन रिकोडिक से सालाना हमें जो एक्सपोर्ट्स के पैसे आएंगे ना, वो 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स होंगे सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मसूद रज़ा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लेटर और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान साहब। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर के हवाले से, उनको एक्सपोर्ट करने के हवाले से पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मुआहदा किया है। ये मुआहदा क्या है, किसके साथ हुआ है, इसके असरात क्या होंगे, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सुना है कि पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है और सोने के कुछ ज़खायर हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने जा रहा है और माला माल होने वाला है। अच्छा, ये तो बात आपकी आधी ठीक है कि पाकिस्तान से सोने और तांबे को एक्सपोर्ट करने के लिए एक अहम मुआहदा हुआ है। ठीक है। वो मुआहदा बेसिकली पोर्ट कासिम और पोर्ट कासिम का एक टर्मिनल है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, उसके दरमियान हुआ है। यानी रिकोडिक से जब हम खाम हालत में सोना और तांबा निकालेंगे, वो इन टर्मिनल्स और पोर्ट कासिम के जरिए एक्सपोर्ट हुआ करेगा। ठीक है। लेकिन इससे पाकिस्तान की मईशत को यकसर बदलने नहीं वाली। ठीक है। ये जो आप सुनते हैं ना कि एक बड़ा गेम चेंजर मंसूबा है, जैसे हमने अपनी जवानी में सुना था कि जो सीपेक आया है, ये गेम चेंजर है। सर, ये मैं सुना, मैं आपसे पूछने वाला था कि ये वर्ड है, ये किसने सिखाया पाकिस्तानी को कि गेम चेंजर क्या होता है? ये जो भी मंसूबा शुरू होता है, कोई मेट्रो ट्रेन शुरू होती है, कोई पीली लाइन आ जाती है, कोई लाल लाइन आ जाती है, तो वो ये कहते हैं ये पाकिस्तान की तारीख का गेम चेंजर मंसूबा है। इस हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर मंसूबा है। तो क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से? देखिए, हमारे हुक्मरानों ने आवाम को बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है ना। अब रिकोडिक एक अच्छा मंसूबा है, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू, लेकिन रिकोडिक से सालाना हमें जो एक्सपोर्ट्स के पैसे आएंगे ना, वो 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स होंगे सिर्फ। 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स। उसमें से भी तकरीबन आधे पैसे वो कंपनी ले जाएगी जो कि रिकोडिक से सोना निकाल रही है। हाँ, जिसका नाम बैरिक गोल्ड कंपनी है। तो पाकिस्तान के हिस्से में जो पैसे आएंगे वो 1 अरब से लेकर 1.25 अरब डॉलर्स होंगे तमाम अखराजात निकालने के बाद। ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या 1 अरब डॉलर से हमारी मईशत एकदम बदल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। ऐसा ही है। हाँ, ये मुमकिन है कि अभी हमने रिकोडिक का एक ब्लॉक ऑक्शन किया है, इसके साथ तकरीबन 10 ब्लॉक्स और ऐसे मौजूद हैं जहां पर सोने तांबे के दीगर ज़खायर हैं। ठीक है। जब कभी हम फ्यूचर में वो ब्लॉक्स ऑक्शन करेंगे तो उनकी कलेक्टिव जो इनकम है वो हो सकता है कि 5-10 अरब डॉलर सालाना हो जाए। ठीक है। वो पाकिस्तान जैसी मईशत में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। कम से कम $5 बिलियन जो है, हाँ, वो एक कंसिडरेबल अमाउंट है। हाँ जी। तो अभी जो रिकोडिक है, हाँ, ये पहला कतरा जरूर है, एक अच्छा आगाज जरूर है। हम इसमें लोगों को नाउमीद हरगिज नहीं कर रहे, लेकिन ये गेम चेंजर हरगिज नहीं है। जिस तरह आपने देखा होगा, मुशर्रफ ने जब ग्वादर पोर्ट शुरू की थी, ग्वादर का शहर बनना शुरू हुआ था, वो गेम चेंजर था। ये वो चीजें जो हमने अपनी होश में देखी हुई हैं। और उसको भी सर 15 साल लगे हैं और अभी तक वो फाल नहीं हुई। अभी 15 साल गुजरने के बावजूद, यानी कि हम कह सकते हैं अगली नस्ल के लिए ये उसको 20 साल होने वाले हैं। वो 2005-6 में ग्वादर पोर्ट मुकम्मल हो गई थी, अभी तक वो फुली ऑपरेशनल नहीं है। साल में को 5-7 वहां पर जहाज हम लोग जबरदस्ती भेज देते हैं। अफगानिस्तान का कुछ कार्गो वहां पर उतार लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान वहां से निस्बतन करीब पड़ता है, शॉर्ट रूट पड़ता है, कंधार वगैरह का इलाका जो है। इसी तरह सीपेक ने भी हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं क्रिएट की, यानी कि जो कंसीडरेबल है देखने के हवाले से। हाँ जी, बिल्कुल। लॉन्ग टर्म तो उसके असरात बहुत ज्यादा होंगे। हाँ, जियोपॉलिटिकल अगर देखा जाए सिनेरियो, तो उसमें तो उसकी एक अहमियत मौजूद है। अगर हम लोग सीपेक के तहत मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज लगाने में कामयाब हो जाते हैं, जो इकोनॉमिक जोन्स बनने थे। हाँ जी, हमने तो अभी 30-35% इकोनॉमिक जोन्स नहीं भरे हैं। हमने 9 इकोनॉमिक जोन्स बनाने थे, उनमें से सिर्फ 2 बना पाए अभी तक। बाकी जो 2 हैं उनमें भी डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं। तो हमने खाक करना है। 2015 में लॉन्च हुआ था सीपेक, ऐसे ही हम 2025 बैठे हुए हैं। 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो उसका कोई मुंह पैर सर नहीं निकला। अब इन 10 सालों में इमरान खान की हुकूमत कितने साल रही है? 4.25 साल। बाकी हुकूमत किसकी रही? 6.25 साल। जारी बात है, मियां बरादरान की उम्र रही। तो हमारे यहाँ जो बेसिकली ग्राउंड पे काम करना था ना हम लोगों ने, कि इंडस्ट्री के लिए ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करते कि हमारा अपना सनतकार भी इंडस्ट्री लगाता और बाहर से भी लोग यहाँ पर इंडस्ट्री शिफ्ट करते।
सर चाइना ने तो आपको एक बना बनाया रोड मैप दे दिया ना, कि जो उनकी तरक्की का राज था, कि जब चाइनीज़ इनकलाब आया है उसके बाद से उनकी तरक्की का एक ही राज है कि उन्होंने इकोनॉमिक जोन्स बनाए, वहाँ पे इंडस्ट्री लगी, लोगों को रोज़गार मिला, जो उस इंडस्ट्री से चीज़ें सस्ती बनी, म्यारी बनी, और वो उन्होंने एक्सपोर्ट करके उससे पैसा कमाया। अच्छा, ये मैं एक चीज़ सिंपल और फार्मूला दिया था उन्होंने इसको। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ नई स्टडी की है। चाइना ने सिर्फ इंडस्ट्रियल जोन नहीं बनाए, चाइना ने एक एक शहर को एक एक इंडस्ट्री के लिए मुख्तस कर दिया। मिसाल के तौर पे अगर फैसलाबाद है ना, तो फैसलाबाद टेक्सटाइल के लिए फिक्स्ड है, उस टेक्सटाइल से मुतालिका हर चीज फैसलाबाद में बनेगी। धागा उसका, उसकी जितनी इवन बटन हो गए, जिप है, हम आज भी अपने बटन और जिप बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब लेदर की गारमेंट्स में सियालकोट है, तो जो कुछ लेदर का है वो सियालकोट में बनेगा। देखिए हर स्पोर्ट्स का, अगर कहीं पे एग्रीकल्चर मशीनरी बन रही है तो वो बन रही है एक सिटी के अंदर। अगर किसी सिटी में टॉयज बन रहे हैं तो उस पूरे सिटी में टॉयज से रिलेटेड इंडस्ट्री है, प्लास्टिक का दाना देने वाली इंडस्ट्री से लेकर और टॉयज मैन्युफैक्चर करने तक, उनके अंदर जो तारें लगती हैं, उनमें जो सर्किट बनते हैं, उनकी जो डिजाइनिंग होती है, वो एक एक शहर में है। सर बात किसी और साइड पे निकल जाएगी, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा अपना इंटरेस्ट का है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम वापस उस टॉपिक पे आ जाएं कि ये जो नया एग्रीमेंट हुआ है, इसके तहत हमने पोर्ट कासम का जो एक मुआहिदा है, उसके तहत हमने वहाँ से एक्सपोर्ट करनी है, और उसकी फैसिलिटेशन के लिए वो बेसिकली यूज़ होगा, और उससे जो टोटल पैसा आएगा, जो मैं अब तक समझ चुका हूँ, वो ये है कि $2 अरब 80 करोड़ सालाना उससे इनकम जनरेट होगी, जिसमें से आधा जो है 50% वो कंपनी ले जाएगी जो रेकोडिक से सोना निकाल रही है। बिल्कुल सर, रेकोडिक के हवाले से हमने देखा कि जब चौधरी साहब का फैसला आया, इस हवाले से उन्होंने बहुत सारे मंसूबे जो थे 90s में हुए वो मुअत्तल किए, और उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जुर्माने भी हुए, उसका पाकिस्तानी हर्जाना बढ़ा, और तकरीबन $6 बिलियन पाकिस्तान को फाइन हुआ था। 11 बिलियन डॉलर टोटल यानी कि हुआ था, उसमें पाकिस्तान को फाइन हुआ था। तो सर उसके बाद यानी कि क्या सेटलमेंट हुई है? रेकोडिक जो प्रोजेक्ट था वो उसी कंपनी के पास है जिसके साथ ये केस चल रहा था, मैनेजमेंट चेंज हुई है, वो मंसूबा बंद हो गया, कोई नया मंसूबा शुरू हुआ है, इस हवाले से क्या डिटेल्स है? नहीं, कंपनी तो वही है जो शुरू में कंपनी थी, उसने एक और कंपनी को शेयर्स बेच दिए। ठीक है। अब जिस कंपनी के साथ हमारा तनाज़ा था, बैरिक गोल्ड नामी कंपनी, कैनेडियन कंपनी, उसी के साथ रीनेगोशिएशन हुई है, और इफ्तिखार चौधरी का फैसला हमारे लिए एक रहमत साबित हुआ है। अच्छा जी हाँ, किस तरह? अगर इफ्तिखार चौधरी उस दौर में रिकोडिक को कैंसिल ना करते तो हमें 100 में से 25% शेयर मिलने थे। अब हमें 100 में से 50% शेयर मिले नए मुआहदे के तहत। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि रिकोडिक की ये जो माइन अब हमने दी है, ये मजमूई तौर पर कोई $74 अरब का रेवेन्यू देगी। ठीक है। ठीक है। अब उस $74 अरब में पहले में 25% कितने मिलने थे? कमोबेश $15 अरब मिलने थे। अब हमें उसके अंदर कमोबेश कुछ 34-35 अरब 50% मिल जाएगा हमें। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है। अच्छा, जो जुर्माना हुआ था वो पाकिस्तान ने क्या वो नहीं, अब खत्म हो गया। अच्छा। हमने अब रीनेगोशिएट कर लिया तो हमने जुर्माना देना ही नहीं है। ठीक है। हमने कोई जुर्म तो नहीं किया था ना, दो पार्टियों ने दोबारा से फैसला कर लिया है, तो वो जुर्माना खत्म, यानी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, एक तो हमें फायदा हो गया, उसके हमारा 50% शेयर बढ़ गया। ठीक है। दूसरा, अब हम लोग जो है उनसे जमीन का रेंट भी लेंगे रिकोडिक से, हर साल हमें रेंट मिलेगा बलूचिस्तान की हुकूमत को। ठीक है। फिर उस जगह से जो मसनूआत में जो मेटल्स निकलेंगे उनकी 12.5% रॉयल्टी है जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जाएगी, वो वफाक को और बलूचिस्तान दोनों को जाएगी। ठीक है। वफाक पहले कलेक्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद उस इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट वर्क, मतलब स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं, पीने के पानी की स्कीम्स हैं, अस्पताल बन रहा है, वोकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ बन रहा है। ठीक है, वो बलूचिस्तान के लिए है। तो अगर देखा जाए तो अब पहले जितना हिस्सा पूरे पाकिस्तान को मिलना था ना, अब उतना सिर्फ बलूचिस्तान को मिल रहा है, और ये विन विन मॉडल है। हाँ। उस कंपनी के लिए भी, बैरिगोल्ड के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, और स्पेशली बलूचिस्तान के लिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ये जो मुआहिदा हुआ है, ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक खुशखबरी की नवीद है। हाँ जी। और आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान बाकी यूनिट्स की ऑक्शन करेगा तो उसमें हम बेहतर पोजीशन में होंगे निगोशिएट करने में, और इस मुआहिदे से हम मज़ीद चीज़ें लर्न करेंगे। जिस तरह से आप अभी आपने फरमाया कि जो हमारा चौधरी साहब ने जो फैसला ये दिया उससे वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हुआ। तो उम्मीद है कि ये जो पाकिस्तान का एग्रीमेंट है ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए, और उससे खुशहाली पाकिस्तान में आए। तो आज की पॉडकास्ट से इजाज़त चाहते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।